दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन और रिवीजन सामग्री, जो आपके परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इतिहास के इस खंड में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है जहां से प्रश्न आने की अधिकतम संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कई स्रोतों से मिलती है, जिनमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। दोस्तों जो हैं हमारे जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनमें वेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। दोस्तों ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त्री कहा जाता है और इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए यजुर्वेद हैं। दोस्तों यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए इनके नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अर्धव्यु कहा जाता है। दोस्तों यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके अलावा तीसरा जो वेद है सामवेद है। सामवेद दोस्तों गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता या उद्दार्त्री कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू तोड़ना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रस्तुति, प्रायश्चित, इन सब के बारे में विचार दिया गया है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो ऋग्वेद, दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है और ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण हैं। दोस्तों ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। यजुर्वेद, दोस्तों यज्ञों के नियम और विधानों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है और इससे संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। इसके अलावा सामवेद, ये भारतीय संगीत की उत्पत्ति या संगीत का जनक इसे कहा जाता है और इसके संबंधित जो ब्राह्मण हैं वो पंचविश ब्राह्मण और खड्विश ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद इस सबसे अंत का वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि और अंगिरस द्वारा की गई थी। इसमें आपने जान लिया है कि रोग, औषधि, जादू टोना इत्यादि का वर्णन है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसके अलावा दोस्तों वेदांग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हैं। शिक्षा का अर्थ है उच्चारण विधि, ज्योतिष भाग्यफल से संबंधित है, कल्प का संबंध कर्मकांड से है, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित है, निरुक्त का अर्थ दोस्तों भाषा विज्ञान की जानकारी से है और छंद जो है चतुष्पदी श्लोकों से संबंधित है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। आपको याद होना चाहिए 6 वेदांग कौन हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। इसके अलावा दोस्तों महाकाव्य भी प्राचीन इतिहास के लिए जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। महाकाव्य जो हैं वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। दोस्तों इसके अलावा पुराणों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। दोस्तों, पुराणों में जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और दोस्तों यहाँ पे पुराणों की महत्ता राजाओं की वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा देखिए ब्राह्मणेतर साहित्य हैं जिनमें बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है तो दोस्तों विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह है और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध धर्म जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में लिखे गए हैं और जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध साहित्य के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जैन साहित्य का है। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में मिलती है जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है। तो देखिए, जैन साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ये व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। मुद्रा राक्षस नाटक है जो विशाख दत्त द्वारा रचित है। महाभाष्य, दोस्तों अष्टाध्यायी पर टीका महाभाष्य महर्षि पतंजलि ने लिखा है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। बृहत कथा मंजरी, इसके रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, इसके रचनाकार कौटिल्य हैं। नीतिसार दोस्तों कामंदक की रचना है। इसके अलावा दोस्तों हितोपदेश की रचना नारायण पंडित के द्वारा की गई है। पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा रचित है। शिशुपाल वध की रचना कवि माघ ने की है और स्वप्नवास वदत्ता भास कवि की रचना है। इसके अलावा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और भुवन कुश, ये जो दोस्तों राजशेखर की रचनाएं हैं और कामसूत्र वात्सायन की रचना है। इसके अलावा देखिए मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है और राजतरंगिणी को दोस्तों इतिहास फॉर्मेट में लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है और ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई है। उत्तर रामचरित के रचनाकार भवभूति हैं। अमर कोश अमर सिंह द्वारा लिखी गई है और कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं में मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि हैं। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका बारह मिहिर की रचनाएं हैं। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, ये प्राचीन भारत के गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट की रचना है। दोस्तों इतिहास के स्रोतों में यूनान और रोम के लेखक यानी विदेशी यात्रियों के विवरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये 3 लेखक थे जिनके ग्रंथों से या जिनके स्रोतों से प्राचीन इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। दोस्तों सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूत जिसमें मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके जो है ग्रंथों से भी
प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक है प्लिनी। प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों टालेमी एक विद्वान है, इनकी पुस्तक है ज्योग्राफी, और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन श्री महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में देखिए फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग और इन सब विदेशी यात्रियों के नाम महत्वपूर्ण हैं। फाहियान ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और फाहियान ने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसकी महत्वपूर्ण रचना सीयू की है। इसके अलावा इत्सिंग दोस्तों ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके अलावा दोस्तों पुरातात्विक स्रोत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं, और बोगज कोई से प्राप्त जो अभिलेख हैं इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। देखिए यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त अभिलेख पर किन देवताओं के नाम मिलते हैं, या फिर उनमें से विकल्प में से एक ऐसा दे देता है जिसका नाम नहीं है। तो याद कर लीजिए 4 देवताओं के नाम हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। दोस्तों इस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं ये अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों एहोल स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और मालवा नरेश यशोवर्मन का मौन मंदसौर अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेखों के अलावा सिक्के भी प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। दोस्तों ये सिक्के ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, जिसके कारण इन्हें आहत या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। अब आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल का विभाजन आरंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आग का आविष्कार और होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय पुरापाषाण काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पुरापाषाणकालीन स्थल भीमबेटका जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और रॉबर्ट ब्रूस फूटे, दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूटे इन्होंने सर्वप्रथम 1863 में भारत के पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्रूस फूटे ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुराविज्ञान शास्त्री हैं। इसके अलावा मध्यपाषाण काल आता है। दोस्तों मध्यपाषाण काल का जो समय है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें पत्थरों के बहुत छोटे औजार जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है ये उपयोग में लाए जाने लगे। मध्यपाषाण काल में अस्थियों और सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर नामक मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण काल है नवपाषाण काल, जिसका समय काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे। और कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ जो कि पश्चिमोत्तर पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान में है, यहाँ से प्राप्त होता है। तो कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। दोस्तों प्रयागराज के कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
नवपाषाण काल के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे और इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम में मिले गर्तावास से मिलता है। बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और पटना के निकट दोस्तों चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। दोस्तों पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण घटना थी और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। तो यहाँ पे लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव को माना गया है। अब आइए देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मानव ने धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ किया था। तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। इसके अलावा जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्र पाषाणिक या कैल्कोलिथिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में आहार संस्कृति जो राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल का आहार नाम प्राचीन नाम ताम्रवती है। दोस्तों ताम्र पाषाण संस्कृतियों में जो प्रतिनिधि स्थल है वो राजस्थान में मिलता है और देखिए कई बार पूछा है ये परीक्षाओं में कि आहार का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका प्राचीन नाम ताम्रवती है। इसके अलावा मालवा संस्कृति से संबंधित नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद कर लीजिए नवदा टोली जो है मालवा संस्कृति से संबंधित है और यहाँ से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इनाम गांव और दैमाबाद ये जोरवे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं और आपको बताना है कि दैमाबाद और इनाम गांव भारत के किस राज्य में है। इसके अलावा दोस्तों चित्रित मृद भांडों का उपयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। अब आइए जानते हैं महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। दोस्तों नवपाषाण की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति जिसको कि मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है इसका उदय हुआ। इसमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिली हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए रेडियो कार्बन या कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और हड़प्पा सभ्यता दोस्तों नगरीकृत और कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूछता है कई बार, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाव नदी, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी तक विस्तृत था। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता सिंधु घाटी की पूछता है तो इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों जो बॉक्स में संबंधित जो तथ्य हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए धौलावीरा दोस्तों ये ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अलंकृत ईंट और लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ो दोस्तों चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, लेकिन यहां पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत, हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही मिलता है। लोथल और रंगपुर, दोस्तों लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ धान जो है उपजाया जाता था। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। और दोस्तों कुबड़ वाला सांड बहुत ही महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व केंद्रित का मतलब घोड़े यहाँ पे नहीं पाए जाते थे, लेकिन सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला है। दोस्तों लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से गोदीवाड़ा या जल बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है। और सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे, यानी 16 जो था वहाँ माप तौल के लिए पैमाना होता था 16 के आवर्त में। दोस्तों मेसोपोटामिया, देखिए मेसोपोटामिया से सम्राट सारगौन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार स्थल के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कहा गया है कि दिलमन यानी बहरीन, मकन यानी मकरान और मेलुहा यानी हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं। हड़प्पा काल में अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना, ईरान से चांदी, बदख्शां यानी अफगानिस्तान से लाजवर्द, खेतड़ी राजस्थान में है यहाँ से तांबा, ईरान और अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था। दोस्तों हड़प्पाई समाज जो है ये मातृसत्तात्मक प्रतीक होता है। यहाँ पर मातृदेवी की और पशुपति की पूजा की जाती थी। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता है। संभवतः वणिक समुदाय यहाँ पर शासन चलाते थे। दोस्तों मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार यहाँ पर तीनों व्यवस्था या तीनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा के निकट R37 कब्रिस्तान मिला है और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा के निकट मिला है। दोस्तों लोथल और कालीबंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से युग्म समाधान मिले हैं जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास भी मिलता है। और एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। अगला है कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा का प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है और उनके चारों ओर हाथी, गैड़ा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान है। यहाँ पर देखिए हाथी, गैड़ा, व्याघ्र और भैंसा है। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दोस्तों किन स्थलों से या सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो देखिए लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरें जो होती थीं वो वर्गाकार होती थीं और सेल खड़ी की बनी होती थीं। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। और एक महत्वपूर्ण कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। और देखिए सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं मिली हैं, जिनको कि टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों ये जो मूर्तिकाएं मिली हैं इनमें सबसे अधिक संख्या में पशु आकृतियां मिली हैं और पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक है। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है, इसलिए प्रायः ये अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान स्थिति किस नदी के तट पर थे और उनके बारे में विशेष जानकारी खोज और उत्खनन के संबंध में। तो सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला हड़प्पा जो है पाकिस्तान में वर्तमान में मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। दोस्तों हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया था। कनिंघम द्वारा 1853 और 1873 में सर्वेक्षण किया गया और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण किया गया और 1923-24 में उत्खनन का कार्य किया गया।
तो हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। ये रावी नदी के तट पर है और 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना में, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में बृहद स्तर पर उत्खनन 1925 ईस्वी से शुरू हुआ था। तीसरा हड़प्पाकालीन महत्वपूर्ण स्थल चन्हुदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के तट पर है। दोस्तों, चन्हुदड़ो की खोज 1930-31 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1935-36 में मैके के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये कालीबंगा महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है और घग्घर नदी के तट पर है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा स्थल का उत्खनन 1961 से 69 के बीच में बीबी लाल और बी के थापड़ द्वारा करवाया गया। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भादर नदी के तट पर है। रंगपुर की आरंभिक खुदाई 1535 में माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हुई थी, लेकिन बड़े स्तर पर उत्खनन 1953 से 1956 में SR राव के द्वारा करवाया गया। दोस्तों, एक अन्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़ वर्तमान में रोपड़ जिला पंजाब में है, जो कि सतलज नदी के तट पर है। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1953 से 56 के बीच में यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा करवाया गया था। तो रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। देखिए लोथल दोस्तों अहमदाबाद जिला गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और इसकी खोज 1954 में SR राव द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1954-55 से 62-63 में SR राव द्वारा करवाया गया। एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है आलमगीरपुर। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। सुतकांगेडोर दोस्तों, सुतकांगेडोर मरकान में समुद्र के किनारे पाकिस्तान में स्थित है और ये दाश्क नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, सुतकांगेडोर का उत्खनन 1927-28 में RL स्टाइन के द्वारा करवाया गया था। एक महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली है। बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थित है, जो सरस्वती नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा करवाया गया। धौलावीरा महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है और इसकी खोज JP जोशी जगपत जोशी ने 1967-68 में किया और इसका उत्खनन 1989 से 91 के बीच RS बिष्ट ने करवाया था। तो इसमें हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ है। इसके अलावा आपने जाना कि उसका उत्खनन कब हुआ था और उनके उत्खननकर्ताओं में कौन थे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। लोथल और सुतकोटदा ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार प्राप्त हुई है। ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। दोस्तों, पिग्गट एक विचारक हैं। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। अगला अब आइए देखते हैं दोस्तों वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल को दो भागों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है।
ऋग वैदिक काल का समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित है। दोस्तों ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, इसमें भारतीय आर्यों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है और भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है और ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता ए जिंद और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानता पाई जाती है। दोस्तों सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है और उनके द्वारा उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है जिसे नदीतमा यानी सर्वश्रेष्ठ नदी या नदियों में उत्तम नदी माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। दोस्तों आर्यों का जो निवास स्थल है उसके लिए सप्त सैंधव प्रदेश का प्रयोग किया गया है और ऋग्वैदिक काल में जो नदियां हैं उनके नामों को देखिए, झेलम को वितस्ता, ब्यास को विपासा, चिनाब को अस्किनी, गंडक को सदानीरा, राबी को परुषड़ी और सतलज को शत्रुदि नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नदियों को, ऋग्वैदिक काल नदियों को वर्तमान नदियों के नाम से मिलाने के लिए कहा जाता है। तो देखिए वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है, ब्यास का प्राचीन नाम विपासा है, अस्किनी चिनाब का, सदानीरा गंडक का और परुषड़ी राबी का तथा शत्रुद जो है वो सतलज का प्राचीन नाम है। दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आरोही क्रम में, पहले देखिए कुल, ग्राम, विष और जन। कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था जिसको कि ग्राम का कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, विष के प्रधान को विषपति और जन जो है कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थीं जो राजा को सलाह देती थीं। अथर्ववेद, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये स्टार कर लीजिएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा श्रेष्ठ लोगों की और समिति सामान्य लोगों का संघ होता था। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था और स्त्रियां जो हैं सभा और समितियों में भाग ले सकती थीं। दोस्तों दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे जिनमें सेनानी और पुरोहित होते थे। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश देती थी और इस अंश को बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में चरागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को व्राजपति कहा जाता था और ऋग्वेद में दुर्गपति के लिए पुरप और गुप्तचर के लिए स्पश शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो देखिए ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को व्राजपति, दुर्गपति या दुर्ग के प्रमुख को पूरब कहा जाता था। गुप्तचर के लिए दोस्तों स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है और उग्र नामक अधिकारी अधिकारियों को या अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। दोस्तों युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्ट का अर्थ है गायों की खोज करना। एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग्यन युद्ध का उल्लेख किया गया है जो परुषड़ी, जिसको आधुनिक काल में राबी कहा जाता है, परुषड़ी नदी के किनारे भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों इस काल में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। इसे अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु भी कहा जाता था। दोस्तों घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था ऋग्वैदिक काल में। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था
और इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र, जिनको पुरंदर या किलाओं को तोड़ने वाला कहा जाता था, इनके संबंध में सर्वाधिक 250 सूक्त ऋग्वेद में हैं। इन्हें बादल का देवता माना गया है। अग्नि का दूसरा स्थान है। अग्नि को समर्पित 200 सूक्त हैं और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण एक प्रमुख देवता थे जो कि ऋतु के नियामक थे। दोस्तों, ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे अदिति और उषा। ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी और इस युग में कर्मकांड का अभाव था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं को देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल के बाद आइए जानते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से प्राप्त होता है। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा जमुना को लेकर सदा नीरा यानी गंडक तक विस्तार हुआ था। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व के दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा के दैवी उत्पत्ति की अवधारणा सबसे पहले उत्तर वैदिक युग में आई थी और कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। दोस्तों, राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो याद रखिए, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय अनुष्ठान इसका किया जाता था। दोस्तों, उत्तर वैदिक युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था और इसके संग्रह और संचालन के लिए संगृहीत्री नामक अधिकारी होता था। और इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई और एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया और इस काल में आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया था। लेकिन चौथा आश्रम यानी संन्यास आश्रम वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। दोस्तों, उत्तर वैदिक युग में कृषि प्रमुख पेशा बन गया था, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। तो याद कर लीजिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ गेहूं और चावल यानी व्रीहि भी उपजाने लगे थे और इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा और प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे और इसी काल में उपासना की रीति में भारी परिवर्तन आया था और यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई थी। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ही खड दर्शनों का बीजारोपण हुआ था। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य सत्यमेव जयते जो नीति वाक्य है दोस्तों, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में वर्णित है और गार्गी याज्ञवल्क संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आइए देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार उनके कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। देखिए, ऋषभदेव या आदिनाथ का जो चिन्ह है वो सांड यानी वृषभ है, अरिष्टनेम का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है। दोस्तों, पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हालांकि ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, वर्धमान महावीर, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिंक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अणोंजा प्रियदर्शना था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्भृक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन, जिन या विजेता, अर्ह यानी योग्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए थे।
बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद या जामाता प्रियदर्शना के पति जामाली जो थे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों या समूहों में विभाजित किया था और प्रत्येक गण को एक एक प्रमुख शिष्य गणधर के नेतृत्व में रखा था। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था। दोस्तों, जैन धर्म में 5 महाव्रतों की कल्पना की गई है। अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, अमृषा मतलब झूठ न बोलना, अचौर्य इसका अर्थ है चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना। शुरुआत के 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे और 5वां यानी ब्रह्मचर्य व्रत ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। दोस्तों, स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। एक था श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और एक था दिगंबर यानी नग्न रहने वाला जो है संप्रदाय। दोस्तों, एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। ये दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह गए वे श्वेतांबर जैन कहलाए थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री हैं जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो याद रखिए, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्नों की व्यवस्था है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, एक अन्य जैन संगीत गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई थी। इस सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है और इनकी संख्या 14 थी। कालांतर में इनका संकलन आगम के रूप में हुआ जिसकी संख्या 46 है। दोस्तों, प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय महत्वपूर्ण हैं। तो परिशिष्ट पर्वन और अनेकांत विजय महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं। दोस्तों, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, अमोघ वर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण मिला था और 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा श्रीस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये देखिए, जैन धर्म मानने वाले राजाओं में उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक भी थे। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी आप जानते हैं भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। तो अब आइए जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक के क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में है यहाँ पर हुआ था। बुद्ध के जन्म को कमल, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण को घोड़ा, ज्ञान प्राप्त या निर्वाण को पीपल या बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन यानी पहिया और मृत्यु को महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया गया है। तो बुद्ध के जन्म को कमल और साढ़, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण को पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया है। दोस्तों, गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनकी माता महामाया कौशल राजवंश से जुड़ी थीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर महाभिनिष्क्रमण किया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की जो उनके प्रथम गुरु थे। इसके बाद उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोध गया कहलाया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ, इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम था, वहां पे दिया था और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला है कि दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई है। दोस्तों देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आप जानते हैं सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था। तो बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं और संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संगीतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और इस संगीत में आनंद और उपालि ने सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसमें इसकी अध्यक्षता साबकामी ने की थी। इस समिति में मठ संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हो गया और बौद्ध धर्म स्थिरवादी यानी थेरवादी और महासांघिक में बट गया था। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस्स थे और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था और इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हो गया था। दोस्तों, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पणहो ग्रंथ पाली भाषा में लिखित है, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सौंदरानंद संस्कृत भाषा में रचना की है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एडविन एर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के बारे में लाइट ऑफ एशिया लिखा है और बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगला दोस्तों, महाजनपद काल। महाजनपदों से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसे महाजनपद कहा जाता है। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के प्रमाण मिलते हैं और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे और एक महाजनपद जो कि अस्मक महाजनपद था, ये नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण में स्थित था। दोस्तों, ये काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है और इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी और चांदी के सिक्के आहत सिक्के के नाम से प्रचलित थे। आइए 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, काशी महाजनपद जो है ये इसकी राजधानी वाराणसी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, ये फैजाबाद मंडल वर्तमान में है। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र आते हैं। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी, जो कि दक्षिणी बिहार में स्थित है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली उत्तरी बिहार में स्थित है। मल्ल गणराज्य, दोस्तों मल्ल महाजनपद जो था कुशीनगर इसका प्रथम भाग, पावा द्वितीय भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र ये द्वितीय भाग के अंतर्गत आता था। तो मल्ल महाजनपद जो है ये वर्तमान कुशीनगर, पावा और गोरखपुर देवरिया का क्षेत्र शामिल है।
चेदी अथवा चेती महाजनपद, इसकी राजधानी सोत्थिवती या सुक्तिमती थी, जिसके अंतर्गत आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। वत्स महाजनपद कौसाम्बी, वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र शामिल है। पांचाल महाजनपद में दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, जिसके अंतर्गत रामनगर और बरेली का क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो फर्रुखाबाद में है। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले मत्स्य महाजनपद के हिस्से थे। सूरसेन महाजनपद मथुरा में है और आधुनिक ब्रजमंडल सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। अस्मक, दोस्तों अस्मक इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती, अवंती महाजनपद, इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। गांधार महाजनपद, दोस्तों इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जिसके अंतर्गत वर्तमान में पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र आता है। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी, जिसके अंतर्गत कश्मीर का क्षेत्र है। और कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसके अंतर्गत मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का क्षेत्र आता है। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्य मगध साम्राज्य के बारे में। दोस्तों मगध साम्राज्य का प्रथम शासक जो है, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश सबसे महत्वपूर्ण है। इस वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, जिसने वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य को मजबूत किया और कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करके काशी प्राप्त किया था। बिंबिसार ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना से विवाह किया और जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। दोस्तों मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिवज्र कहा जाता था। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु, जिसका कि मूल नाम कुड़िक था, वो मगध की गद्दी पर बैठा। उसने काशी और वज्ज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने मगध की गद्दी प्राप्त की और उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनाया। मगध का दूसरा राजवंश था शिशुनाग वंश। दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था और शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया और इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। अगला वंश जो है नंद वंश है। दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसने एक राट और एक छत्र की उपाधियां धारण की। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे यूनानी विवरण में अग्रमीज कहा गया है और ये सिकंदर का समकालीन था। आइए देखते हैं दोस्तों विदेशियों के आक्रमण। यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी शासकों द्वारा किया गया और पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। दोस्तों सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईसाइयों ने किया और उन्हीं की लेखन पद्धति आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रचलित हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में भारत आया। उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला को जीता, जिसके शासक आम्भी ने न केवल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया बल्कि उसका सहयोग करने का वादा किया। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई थी। झेलम नदी के तट पर लड़े गए युद्ध को वितस्ता यानी झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। सिकंदर ने निकैया और झेलम के तट पर बुकेफाल नगर स्थापित किया और गांधार शैली के विकास का यूनानियों का योगदान माना जाता है। दोस्तों सिकंदर के साथ निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आरिस्टोबुलस जैसे लेखक भी आए थे, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जो कि इस काल के इतिहास निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र है। मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों
देखिए मेगास्थनीज के इंडिका से भी प्राप्त होती हैं। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था और भारत में दास प्रथा नहीं थी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग हुआ है और सबसे पहले विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का समयकाल 322 से 298 ईसा पूर्व था और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त करके उससे हेरात, कांधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त के सोहगौरा और महास्थान अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राज की सहायता दी जाती थी। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवण बेलागोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और एक प्रश्न ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संत के साथ, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस संत के साथ दक्षिण भारत चला गया था जहां पर उसने अपने जीवन का अंत किया था। ये आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संत गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो देखिए प्लूटार्क एक लेखक है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला में उपवास के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा शासक बिंदुसार आता है जो 298 से ईसा पूर्व से जो है राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में डायमेकस आया था जो सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था और एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के दरबार में टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजदूत डायोनिसियस भी आया था। दोस्तों, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। दोस्तों, कुछ स्रोतों में ये भी कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया था। देखिए, एथीनीसियस के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना जो है बिंदुसार ने की थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों अशोक के बारे में। 273 से 232 ईसा पूर्व इसका शासन रहा और अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। दोस्तों, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो याद कर लीजिए, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। और दोस्तों, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा की थी और अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इनके नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1750 में टीफेंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली के अशोक स्तंभ की खोज की थी और अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ने में या किसको पढ़ने में सफलता मिली थी? तो 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। दोस्तों, अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसकी माता का नाम सुभद्रांगी था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दोस्तों, अशोक के प्रमुख अभिलेख जो हैं इसमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख आते हैं। शिलालेख में बृहत शिलालेख ये वस्तुतः राजाज्ञाएं या राज की घोषणाएं हैं। शिलालेखों की संख्या, बृहत शिलालेखों की संख्या 14 है और ये 8 विभिन्न स्थानों
देखिए 8 विभिन्न स्थानों शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, जौली, जौगढ़, एरगुड्डी और सोपारा से प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बृहद शिलालेख इस प्रकार से हैं। पहला शिलालेख में अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है और इस शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करने की चर्चा की गई है और साथ ही चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका जैसे दक्षिणवर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नाम के अधिकारियों की चर्चा है। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है और 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है। 9वें शिलालेख में अशोक अनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना करता है। दोस्तों अशोक का 13वां शिलालेख इसमें प्रसिद्ध कलिंग युद्ध वर्णित है और इसी में अशोक ने आटविक जातियों को चेताया है। 13वें शिलालेख में सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र का राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मकदूनिया का राजा एंटीगोनस, सीरिया का राजा मगस, एपिरस का शासक अलेक्जेंडर की पड़ोसी शासकों के रूप में चर्चा की गई है। दोस्तों धौली और जौगढ़ से प्राप्त शिलालेखों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अशोक के जो शिलालेख हैं। देखिए यहाँ पर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। अशोक के समय में जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जो स्तंभ लेख हैं, उनकी संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लघु शिलालेखों के संबंध में है। लघु शिलालेख मस्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर, ये लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख है, जबकि अन्य शिलालेखों में उसका नाम देव नाम पियदस्सी के रूप में मिलता है। अशोक के स्तंभ लेख भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और दीर्घ स्तंभ लेखों में 7 राजाज्ञाएं हैं जो स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। इनमें से 7वां लेख सबसे लंबा है और ये स्तंभ लेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, दोस्तों दिल्ली मेरठ ये पहले मेरठ में स्थित था, फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसके अलावा रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। और लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। लघु स्तंभ लेख दोस्तों सांची, सारनाथ, लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है। और कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बल यानी धार्मिक कर को माफ कर दिया था और भू राजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। चूँकि रुम्मनदेई अभिलेख से मौर्यकालीन करारोपण पद्धति का पता चलता है, इसलिए रुम्मनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। गुहा लेख दोस्तों गया बिहार स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जिसमें आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक के अधिकांश लेख किस भाषा में और किस लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी लिपि है। तक्षशिला और लघमान से आर्मेइक लिपि में और कंदहार के पास सरेकुना से यूनानी और आर्मेइक लिपियों में लिखा द्विभाषी अभिलेख मिलता है। दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और इनके नाम कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देव नाम पियदस्सी की उपाधि धारण की और नागार्जुनी पहाड़ी में दोस्तों आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई थी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ या महामात्य कहा जाता था और तीर्थों की संख्या 18 थी।
देखिए कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। समाहर्ता, देखिए समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता, इसको राजकीय कोषागार का संरक्षक माना जाता था। कर्मांतिक को उद्योग मंत्री, अंतःपाल को सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, और व्यवहारिक जो तीर्थ था इसका काम नगर का प्रमुख न्यायाधीश का होता था। इसके अलावा दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक होता था। और दोस्तों प्रशासता ये कारागार का अध्यक्ष होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। दौवारिक राजकीय द्वार का रक्षक होता था। और आप जानते हैं समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। दोस्तों तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था और अध्यक्षों की संख्या 27 होती थी। देखिए सीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष था। पड़याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था। और अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष और पड़याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चारगाहों का अध्यक्ष और अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। दोस्तों मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और घूम फिर कर काम करने वाले को संचारा कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और अशोक के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल तुषास्प ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई और पानी के निकास के लिए नहर का निर्माण करवाया था। एक देखिए अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक वह भूमि होती थी जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, इसे अच्छा माना जाता था। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मौर्य काल के बाद या मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन आया और शुंग वंश के संस्थापक जो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और सांची स्तूप जो कि विदिशा में है वहाँ पर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और यवन राजदूत होलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश है आंध्र सातवाहन। तो दोस्तों सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के पैठन या प्रतिष्ठान में थी। सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी इस वंश के योग्य और महत्वपूर्ण शासक थे। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती या गाथा सतसई की रचना की है। दोस्तों ब्राह्मणों को भूमिदान की परंपरा सातवाहनों ने प्रारंभ की और सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। अब आइए शक शासकों के बारे में जानते हैं। रुद्रदामन प्रमुख शक शासक था जिसने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। और शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। अगला वंश है कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। कुषाण शासक विम कड़फिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिए कुषाण शासक विम कड़फिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था जिसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। दोस्तों कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान रहते थे। अगला हिंद यूनानी यानी हिंद यूनानी वंश है। मिनांडर इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है और मिलिंद पहो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे थे।
दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के प्रारंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। और गुप्त साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी के सिंहासनारोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। और इस समय 319-20 ईस्वी में उसने यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक शासक बना था। और देखिए हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। दोस्तों समुद्रगुप्त ने सर्वराज्योच्छेता की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। वो शकों से पराजित हो गया और अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका कि शासनकाल 380 से 412 ईस्वी है, उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिनमें कालिदास, बाराहमिहिर, धन्वंतरी इत्यादि प्रमुख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था और गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पहला शासक समुद्रगुप्त था और दूसरा कुमारगुप्त प्रथम था। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। दोस्तों स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हूणों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसके भीतरी अभिलेख में हूणों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। जूनागढ़ अभिलेख से ये भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। दोस्तों अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो ये विष्णुगुप्त था और गुप्तों की राज की भाषा संस्कृत थी। केंद्रीय स्तर पर दंडनायक जिसको न्यायाधीश कहा जाता था, महाबलाधिकृत सेना नायक होता था, संधि विग्रहिक को विदेश मंत्री कहा जाता था। दोस्तों गुप्त साम्राज्य में साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया जाता था जिसे देश अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर उपरिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एक प्रश्न और है, देखिए प्रांत जो होते थे उनको कई जिलों में जिनको कि विषय कहा जाता था, जिलों में बांटा गया था। इसका प्रधान विषयपति कहलाता था। नगर और गांव में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के संघ को पूग कहा जाता था। दोस्तों जिला प्रशासन के नीचे वीथि प्रशासन होता था जिसका प्रधान आयुक्त कहलाता था। ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना गया है, इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। कायस्थों का विवरण सबसे पहले याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त जो कि बंगाल का एक पत्तन था वहाँ से संचालित होता था। दोस्तों गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनको दीनार कहा जाता था और इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई थी उसे अग्रहार कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है और कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है और इसे समकालीन अभिलेखों में विष्ट या बेगार को विष्ट कहा गया है। दोस्तों श्रेणी के प्रधान को इस काल में ज्येष्ठक कहा जाता था और इस काल में उज्जैन जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था और मंदिर बनाने की कला
जो है संभवतः गुप्त काल में विकसित हुई थी। गुप्त साम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। एक प्रश्न आता है अजंता की गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं और अजंता के अलावा बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के धार जनपद में हैं, वहां से भी गुप्तकालीन कला का उदाहरण मिलता है। पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करके उनकी उपासना गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी और इसी काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश के रूप में त्रिदेव की परिकल्पना। तो देखिए, त्रिदेव की परिकल्पना सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुप्त काल में हुई थी। दोस्तों, प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में ये चलकर खड़ दर्शन के रूप में स्थापित हुए। खड़ दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और गुप्त युग के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। कन्नौज में मौखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूत वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ बंगाल में शशांक का राज्य स्थापित था। अब आइए संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से मिलता है उसको संगम साहित्य कहते हैं। देखिए, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम यानी 3 गोष्ठियां आयोजित किए गए थे और इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। प्रथम संगम मदुरै में आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी और इसकी रचना उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवाई में जो है इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी और तोलकाप्पियम जो है संबंधित रचना है। तृतीय संगम मदुरै में नक्कीरर की अध्यक्षता में हुई थी और अधिकांश संगम साहित्य जो बचा है इसी तीसरे संगम से ही संबंधित है। अब आइए देखते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। दोस्तों, तोलकाप्पियम इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है जिसके लेखक तोलकाप्पियर हैं। शिल्पादिकारम ये एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार इलंगो आदिगल हैं। मणिमेखलय महाकाव्य है, शीतलय सत्तनार के द्वारा रचित है और जीवक चिंतामणि महाकाव्य है जिसके रचनाकार तिरुक्त देवर हैं। तिरुकुर्रल जो है इसको तमिल बाइबिल कहा जाता है, इसके रचनाकार तिरुवल्लुर हैं। तो ये हैं दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों, संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण मिलता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक जो था चोल का वो कारिकाल था और इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था। इसके अलावा दोस्तों, पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था और कावेरी नदी पर बांध का निर्माण इसने करवाया कारिकल ने और इसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी। चोल की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर और कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी थी। संगम युग का दूसरा राज्य चेर का था जो केरल प्रांत में स्थित था और इस वंश का प्रमुख शासक सेनगुट्टवन था और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्तिनी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी करयूर अथवा बीजापुर थी। दोस्तों, संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य शासन था और इसकी राजधानी पांड्यों की राजधानी मदुरा या मदुरै थी और नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया और चचनामा जिसको कि फतहनामा सिंध कहा जाता है, इस ग्रंथ से अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो चचनामा नामक ग्रंथ से अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में जानते हैं। वाकाटक वंश, दोस्तों इसका संस्थापक विंध्य शक्ति था और गुप्तों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कदम्ब वंश, दोस्तों इसका संस्थापक मयूर शर्मन था और वैजयंती और वनवासी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी।
पुष्यभूति वंश इसका प्रमुख शासक हर्षवर्धन था और हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। देखिए, वातापी के चालुक्य, दोस्तों वातापी के चालुक्यों का महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था और पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की और हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। पल्लव वंश, इसके महत्वपूर्ण शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। एक महत्वपूर्ण वंश पाल वंश था दोस्तों, और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार की स्थापना करवाई। आपके लिए प्रश्न है, सोमपुरी विहार कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? इसके अलावा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसका संस्थापक नागभट्ट था और मिहिर भोज इसका महत्वपूर्ण शासक था गुर्जर प्रतिहार का। मिहिर भोज ने आदिवाराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश, मूल राज इसका संस्थापक था और दोस्तों चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय यानी मूल राज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश जिसकी स्थापना मूल राज ने की थी, और इसी वंश के चालुक्य शासक भीम द्वितीय जिसको कि मूल राज द्वितीय कहा जाता है, इसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मालवा के परमार वंश जो है दोस्तों, मालवा के परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक भोज था और भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ये साहित्य और कला का प्रेमी था। अजमेर के चौहान वंश, पृथ्वीराज तृतीय महत्वपूर्ण शासक था और जिसको हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय था दोस्तों। उसने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। एक महत्वपूर्ण वंश राष्ट्रकूट है जिसका संस्थापक दंतदुर्ग था और इसी वंश या राष्ट्रकूट वंश के शासक दोस्तों कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसका संस्थापक विजयालय था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नवीन राजधानी बनाई। और राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश का महान और प्रतापी शासक था, इसने श्रीलंका को विजिट किया और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। चोल शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्थानीय ग्रामीण स्वशासन था। सेन वंश दोस्तों, सेन वंश का जो महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन रहे। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की थी। एक महत्वपूर्ण गढ़वाल वंश रहा जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे। चंदावर का युद्ध 1194 गढ़वाल शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। जेजाक भुक्ति के चंदेल दोस्तों, नन्नुक इसका संस्थापक था और प्रसिद्ध सेनापति आल्हा उदल चंदेल शासक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे। द्वार समुद्र के होयसल तो विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था और विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा दोस्तों वारंगल के काकतीय जो थे या वारंगल के काकतीय शासक वेद प्रथम इसका संस्थापक था और रुद्रमा देवी इस वंश की महान शासिका थीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के खंड प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।